एक तरफ और योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त यूपी हमने बना दिया है। कहाँ है गड्ढा मुक्त भैया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है। उसके बाद सपा की सरकार आई तब भी नहीं कोई काम हुआ, फिर बस भाजपा की सरकार आई तब भी वही स्थिति है। विधायक जी तो कह रहे हैं यहाँ के कि उन्होंने काम किया है, क्षेत्र में खूब नाम हुआ है। भैया विधायक जी हमारे ऐसे हैं, वो तो आते हैं हमारे महुआ डाबर चौराहे पर आए और पूछे कि ये कौन सा चौराहा, उनको जब गांव चौराहा का नाम मालूम नहीं है तो विकास क्या करें। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि सर्व समाज हमारे सरकार में सुरक्षित रहेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ओवैसी का कोई मतलब नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी हम लोगों के साथ रहेगा। माननीय बहन जी की सरकार में पूर्ण रूप से सहभागी हम लोग बनेंगे और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनेंगे। और ये इनके पास विजन नहीं है तो टेलीविज़न की राजनीति करते हैं। ऐसा सरकार मौत की राजनीति करती है, वहाँ पे लोग होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा। बताइए ये लोग लाशों की राजनीति करते हैं। आप बताइए किसी की निस्वार्थ मदद करनी चाहिए कि आप उसको पोस्टर बैनर से पाट के उसको बेइज्जत कर रहे हैं कि मदद कर रहे हैं। एक ऐसा युवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज उत्कर्ष पत्रिका पे मौजूद है जो समाज सेवी है, युवा दिलों की धड़कन है, गरीबों का मसीहा है और लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा है। एक परिचय ये हो गया और दूसरा परिचय कि वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा है। चुनावी मैनेजमेंट इतना कि बड़े बड़ों को अपने चुनावी मतलब छोटा चुनाव कह सकते हैं जिला पंचायत सदस्य का, जहां किसी पार्टी का बैनर नहीं होता है, व्यक्तिगत अपने दम पर चुनाव हराता है। हमने आज उत्कर्ष पत्रिका में एक नाम मांगा और वो नाम निकल के आया, कोई और नहीं, ओम प्रकाश चौरसिया जी का। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई और बताया कि इस व्यक्ति के बारे में ये खासियत क्यों है, इस पे आज बातचीत करेंगे। और हमने आज फिर वो नाम ट्रेंड कराया जो नाम निकल के आया, ओम प्रकाश चौरसिया जी का। व्यक्ति विशेष में आज जानेंगे कि ओम प्रकाश चौरसिया जी का व्यक्ति में विशेष क्या है। इनके बारे में तो पूरा विधानसभा जानता है, जो जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र 324 में लगातार ये अपने कार्यों से, चाहे कोविड का दौर रहा हो, चाहे बाढ़ की विभीषिका रही हो, लोगों का दिल जीता है। आज जानेंगे कि क्या है उनके व्यक्ति की विशेषता, आज हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग इस पत्रिका के माध्यम से हमको समय दिए, इसके लिए सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी रवि मैनेजमेंट करते हैं हमारे टीम के, और आज व्यक्ति विशेष में आपका नाम निकल के आया कि ओम प्रकाश चौरसिया जी का सहजनवा क्षेत्र से इंटरव्यू किया जाए। लगातार आप लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में, कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सीमाएं टूट जाती हैं जब आप वहां जाते हैं। ज़रा आप अपने जीवन के बारे में बताएं, एक छोटा सा जीवन जो आज ओम प्रकाश चौरसिया जी की राजनीतिक यात्रा रही है और आप जिस लोगों के दिलों में जो जगह बना रहे हैं, ज़रा अपने जीवन के बारे में बताएं, शिक्षा दीक्षा के बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं 324 सहजनवा विधानसभा की समस्त सम्मानित देवतुल्य जनता को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और माता विंध्यवासिनी से, माँ दुर्गा जी से विनती करता हूं कि सबको स्वस्थ रखें और सबको निरोग रखें। अपने बारे में बताइए। जी भैया, मैं एक बहुत गरीब परिवार से मैं उठा हूं। अब कह सकते हैं कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आ गया हूं। ठीक है, हमारे मतलब पिताजी और चाचा जी लोग कृषि करते थे, हम लोग उनके साथ, ऐसा कोई वो नहीं रहा है कि मतलब हाथ बटाते हुए, बहुत संघर्ष करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ आपने इंटर किया, हाई स्कूल किया? भैया सबसे प्राथमिक शिक्षा तो मेरे गांव से ही शुरू हुई, गांव से और महुआ डाबर से, और बगल में भीटी खोरिया, वहाँ से मैंने 8 तक की शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद हाई स्कूल में एमपी इंटर कॉलेज से पास किया। उसके बाद इंटरमीडिएट में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज से मैथ ग्रुप से स्टूडेंट रहा। उसके बाद बीए हमने डीएवी डिग्री कॉलेज से किया। उसके बाद एमए फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी से किया। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी रिसर्च की टीम सहजनवा क्षेत्र में रिसर्च कर रही थी और काफ़ी ये लोगों में लोकप्रिय हैं। किसी भी जाति के लोगों से जब बात करिए तो उनका बस एक ही कहना होता है, ओम प्रकाश चौरसिया। रात हो या दिन हो, कोई भी समय हो,
कोई भी दिक्कत हो 112, अगर कोई घटना है 112 के पहले अगर फ़ोन चला जाए तो शायद दोनों लोग एक साथ पहुंच जाते हैं वहां पर, या फिर 112 लेट हो जाती है, ऐसा एक प्रदीप नाम के व्यक्ति का कहना था। और ओम प्रकाश चौरसिया जी पहुंचते हैं और किसी भी तरह की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, वो हमारी मदद को पूरा करते हैं। ओम प्रकाश चौरसिया जी से हम बात करेंगे क्योंकि ये गरीब फैमिली से उठ के आज बड़ी मेहनत से इन्होंने अपना एक वजूद कायम किया है और काफ़ी अच्छे व्यवसायियों में इनका नाम आता है। ओम प्रकाश चौरसिया जी, कोविड का दौर था जी, शायद भारत में पहली बार ऐसा हुआ जहां सबसे ज़्यादा मदद के हाथ निकल के आए, एक उम्मीद की किरण आई और आप अपने क्षेत्र में उम्मीद की किरण बने। वो कोविड के दौर की ज़रा मतलब हम जानना चाहते हैं कि उस कोविड के दौर की कुछ कहानी बताइए, किस तरह से आप अपने क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं। भैया यथासंभव जो भी हो सका हम लोगों ने मदद किया। कोविड के दौर में मैं एक चीज़ बहुत चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जो सरकारी सुविधा होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में वो कहीं नहीं दिखी। हमारी टीम हम लोग पूरा मनयोग से लोगों के बीच में गए और उनको यथासंभव दवा जो भी ज़रूरत रही, यथासंभव दवा राशन हम लोग यथासंभव उनको तक पहुँचाए। किसी व्यक्ति का कहना था कि ओम प्रकाश चौरसिया जी लगातार लोगों की मदद करते रहे और इनकी टीम व्यापक पैमाने पर क्षेत्र में फैली थी कि केवल शाहजहां क्षेत्र में नहीं, कहीं से भी मदद की अगर कोई गुहार होती थी ओम प्रकाश चौरसिया जी मदद करते थे। ओम प्रकाश जी, आपने बताया कि कोविड के दौर में आपने लोगों की मदद की। बाढ़ की विभीषिका थी, एक नाम जो सबसे तेज उभर के आ रहा है वो ओम प्रकाश चौरसिया का, चाहे बाढ़ के क्षेत्र में कहीं भी, चाहे भोजन वितरण का काम हो, चाहे लोगों को राशन देने का काम हो। किस तरह से आपने बाढ़ की विभीषिका में कहाँ कहाँ मदद की और किस स्तर पे मदद? भैया बाढ़ की विभीषिका तो बहुत मतलब हम लोग कम से कम 1.5 से 2 महीना तक ये पूरा हमारा लमसम विधानसभा शाहजहां से प्रभावित रहा। उस दौरान हम लोग यथासंभव हर गांव में, लमसम गांव में जहां पर सरकार की सुविधा नहीं पहुंच पाती थी वहां पर हम लोग पहुंचे। त्रिपाल, भोजन, दवा और राशन, बिस्किट जो भी हम लोगों से बन पाया सब तक जगह तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास किए और यथासंभव सबकी मदद किए हम लोग। हमने देखा भी, जब मैं रिसर्च कर रहा था इनके फेसबुक पेज पे, मैंने देखा हमारी टीम ने लगातार लोगों से ये बात की और लोगों का कहना था कि वास्तव में मसीहा बनकर अपने क्षेत्र में ओम प्रकाश चौरसिया जी आए और जब तक पानी कम नहीं हो गया, चाहे महुआ डाबर के क्षेत्र के लोग हो, चाहे मतलब जो भी आपके क्षेत्र के लोग हो, उनका ये कहना था कि लगभग 10 दिन के आसपास का राशन देते थे और फिर फ़ोन से पूछना कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश चौरसिया जी लगातार लगे रहे। सरकार कहती है हमने खूब विकास किया है, रोजगार भी हमने दिया है और बिजली की पूछनी नहीं है। योगी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जिला मुख्यालय पे हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील मुख्यालय पे 19 से 20 घंटे और गांव में हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। क्या कहना है आपके? हम जब आए तो महुआ डाबर और ये उनवल वाले रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और एक तरफ और योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त यूपी हमने बना दिया है। कहाँ है गड्ढा मुक्त भैया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है और कहाँ विकास हुआ है। विकास के नाम तो बात ये लोग सरासर गलत बोल रहे हैं। विकास कहीं नहीं हुआ है, न ही बिजली। ठीक है, आप बिजली दे रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए अभी हमारे यहाँ, अभी बहुत जल्द, मैं बार बार इन लोगों से कह रहा हूँ कि बिजली के तार की व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है, पोल टूट गए हैं इन बाढ़ में, मतलब कोई किसी को देखने वाला सुनने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तार गिरने की वजह से एक गाय हमारे बगल का गांव है महुआ डाबर मर गए। अभी 6-7 महीना पहले एक लोग हमारे यहाँ महुआ डाबर में ही रिश्तेदारी में, सुबह शौच करने के जा रहे, तार उनके ऊपर गया, वो भी मर गए। बताइए, पूरे 5 साल बीत गया लेकिन कहीं तार इतने जर्जर हैं कि लाइट सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। मैं बार बार इन लोगों से मांग कर रहा हूँ। मेरी बसपा की सरकार रही, मैं उस समय पूरी कोशिश करके इसको वो कराया, तो उसके बाद सपा की सरकार आई तब भी नहीं कोई काम हुआ, फिर भाजपा की सरकार आई तब भी वही स्थिति है। विधायक जी तो कह रहे हैं यहाँ के कि उन्होंने काम किया है, क्षेत्र में खूब नाम हुआ है। भैया विधायक जी हमारे ऐसे हैं, वो तो आते हैं हमारे महुआ डाबर चौराहे पर आए और पूछे कि ये कौन सा चौराहा, उनको जब गांव चौराहा का नाम मालूम नहीं है तो विकास क्या करेंगे? वो अपने गांव के लोग न वो पहचानते हैं, ना उनको लोग पहचानते हैं कि हमारे विधायक कौन है। ये तो सच्चाई है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है
तो जब वोट लेना होता है तब तो सांसद और विधायक जी आते हैं, और फिर जब चुनाव आता है तब वो आते हैं। विधायक लखनऊ का होकर रह जाता है, सांसद दिल्ली का होकर रह जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र से चुने जाएंगे तो आप भी तो कहीं लखनऊ के होके ना रह जाएं। नहीं भैया, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता के बीच में रहेगा। चूँकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं और मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि लोगों के बीच में क्या क्या दर्द होता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी टीम पूरी मनयोग से जनता के बीच में रहेगी, उनके सुख दुख के साथ ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लखनऊ या दिल्ली की वो करेंगे, ऐसा कहीं नहीं। जो बहुजन समाज पार्टी सवर्णों का विरोध करके सत्ता में आई, और काशीराम जी कहते थे कि ये पेन है, नीचे दलित है, ऊपर सवर्ण है, और इस पेन को हमको ऊपर करना है। तो मतलब सवर्णों का खूब विरोध होता था। आपकी पार्टी ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, अचानक ये परिवर्तन, जहाँ कहा जाता है कि बहुजन समाज मतलब बहुजन सबकी पार्टी, तो आपकी पार्टी ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है। आपकी पार्टी ब्राह्मण की पार्टी होने जा रही है क्या? देखिए, हम लोग 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले भी हम लोग सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला हमारी बहन जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाया था, और वो हम लोग बिल्कुल 100% हम लोग कामयाब भी रहे थे। और उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई सम्मान किसी जात को मिला था तो वो है सवर्ण समाज से ब्राह्मण समाज, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी बहन जी ने उनको टिकट दिया, विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया, और सबसे ज़्यादा लाल बत्ती भी बहन जी ने ही उनको दिया। और उसके अलावा मैं चाहे सपा चाहे भाजपा, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ आज ब्राह्मण लोगों का याद उनको क्यों आ रहा है, इसके पहले क्यों नहीं आया? बताइए, ब्राह्मण कहाँ सुरक्षित है? बसपा का आप कार्यकाल देख लीजिए, उसमें ब्राह्मण 100% सुरक्षित था। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि सर्व समाज हमारे सरकार में सुरक्षित रहेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर पे है। या तो अपराधी ने प्रदेश छोड़ दिया, या अपराधी अब तख्ती लगाकर थाने में जा रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाए। भैया, इनका लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। अगर इनको मैं कहना चाहता हूँ, इनको सीखना चाहिए हमारी बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री बहन जी से, जिनका लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था और अधिकारियों में खनक हुआ करती। तो आज के डेट में भैया कोई सांसद और इनके किसी सांसद और किसी विधायक की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी गरीब दुखिया का काम करा पाए। आज सब लोग, पूरी जनता त्राहिमाम मची हुई है। अगर आप किसी थाने पर या फिर किसी विभाग में आप पैरवी करने जाए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं करता है। लॉ एंड ऑर्डर इसको क्या कहा जाता है? ये लॉ एंड ऑर्डर है? अरे हमारे बसपा का लॉ एंड ऑर्डर आप फॉलो करिए, उसमें देखिए हम लोग कितने अच्छे से लोगों को मॉनिटरिंग करते थे और सबका काम होता था, सब लोग स्वतंत्र थे। सर्व समाज और राम राज की स्थापना हमारी बहन जी ने की थी। एक अपने बात कही सोशल इंजीनियरिंग की, वास्तव में जो सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया वो आज सारी सरकारें यूज कर रही हैं, इसको काटा नहीं जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है आप बीजेपी की बी टीम है, लड़ाई सीधे हमारी बीजेपी से। आप कहाँ देखते हैं अपने पार्टी को? भैया देखिए, 100% हम लोग लड़ाई में, और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 23% हमारा दलित मतदाता है, 16% ब्राह्मण समाज है, और मैं खुद बैठा हुआ हूँ जो सर्व समाज में मेरी अच्छी पैठ है। और इस हिसाब से हम आपको कह सकते हैं कि हम 100% 50% का आंकड़ा पार करेंगे, और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर या तो फिर सपा में जाता है, बहुजन समाज पार्टी में जाता है। कितना बड़ा खतरा आप अपने पार्टी के लिए ओवैसी को देख रहे हैं? 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी का कोई मतलब नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी हम लोगों के साथ रहेगा। माननीय बहन जी की सरकार में पूर्ण रूप से सहभागी वो लोग बनेंगे, और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। योगी जी ने कहा कि हमने रोजगार लोगों को दिया है, 4 लाख नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में यूपी मॉडल को सराहा गया। कोविड के दौर में जो यूपी सरकार ने काम किए हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सराहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ योगी जी की ज़रूरत है। इस पर क्या कहेंगे, रोजगार पे और कोविड के दौर में यूपी मॉडल?
भैया देखिए, हर जगह योगी सरकार फेल है। कहीं भी मैं उसको 100% का पास आउट नहीं कर सकता हूँ। वो इसलिए कि ये लोग तो लास्ट पे भी राजनीति कर रहे हैं भैया। आज के डेट में आप देखिए, मनीष जो हमारे गोरखपुर में मनीष प्रजापति मारा गया, मनीष गुप्ता मारा गया, उसके हाँ दो हत्याएं हुई। इनके समाज में बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब न कहिए। लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल ख़त्म के कगार पे है। और ये तो इनके पास विजन नहीं है, तो टेलीविज़न की राजनीति करते हैं। ऐसा सरकार मौत की राजनीति करती है। अभी आप देखिए वहाँ पर मनीष गुप्ता के वहाँ ये लोग गए, कुछ उसको आर्थिक वहाँ पर पूरा कानपुर में मुझे अपने साथियों से पता चला है कि वहाँ पर ये लोग होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा। बताइए, ये लोग लाशों की राजनीति करते हैं। आप बताइए, किसी की निस्वार्थ मदद करनी चाहिए कि आप उसको पोस्टर बैनर से पाट के उसको बेइज्जत कर रहे हैं कि मदद कर रहे हैं। 5-5 पन्नी अभी इसी बाढ़ में हमारे एक विधायक जी आए, 5 पन्नी दिखा के फ़ोटो खिंचा के चले गए, और पूरे गांव में बताइए हम लोग अपने पास से पन्नी बंटवाए। तो ऐसे सरकार से हमको क्या फ़ायदा है, आप खुद बताइए। सरकार 2017 के चुनाव में सपा ने कहा कि हमने विकास की बात की और बीजेपी शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रही थी। ये चुनाव 2022 का ये विकास पे होगा कि अब्बा जान चच्चा जान पे होगा? भैया मेरा मानना है कि SSS के फार्मूले पर होना चाहिए विकास। पहला है जो मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये 3 चीज़ पे होना चाहिए। लेकिन ये इन सपा और भाजपा में इन तीनों चीज़ का नगण्यता मैं देख रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म की राजनीति वो लोग कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जिसका बीजेपी कर रही है। उन्होंने खूब विकास किया, गोरखपुर में 4 यूनिवर्सिटी हो गए, नौका विहार को आज नौका विहार बना दिया, चिड़ियाघर आपके सरकार में शिलान्यास हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर पर प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे, लेकिन अगर मूर्ति रूप ले पाया तो वो बीजेपी के समय में ले पाया। भैया जो चिड़ियाघर की बात है, मैं बसपा की सरकार में खुद माननीय फतेह बहादुर सिंह जी उस विभाग के मंत्री थे, मैं उनके साथ जाके खुद उद्घाटन कराया। और जब तक हमारी सरकार थी बहुत तेज़ विकास हुआ। फिर जब सपा की गवर्नमेंट आई तो उसमें वो उतनी तेज़ी से काम नहीं हो पाया। अभी भी मैं बीजेपी का 5 साल पूरा होने को बताइए, अभी भी पूरा कंप्लीट उसका नहीं हो पाया। उसके खाली ये लोग दूसरे को काम को शिलान्यास और उद्घाटन के उसमें वो करते। इनका कोई भी एक काम बता दीजिए। अभी थोड़ा सा भी गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, जल निकासी, पूरा सांसद विधायक मंत्री 20 साल से इनके रहे हैं। लेकिन आप बताइए, गोरखपुर में हल्की सी बारिश हो जाती है तो जल की इतनी समस्या होती है कि पूरा गोरखपुर में पानी पानी दिखता है। बताइए, उससे डेंगू फैलता है, आपका जो दुनिया भर की बीमारी फैलती है। लेकिन उसका कोई रोकथाम के लिए इनके पास विजन नहीं है, एक भी विजन नहीं है भैया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौरसिया जी, अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, उम्मीद है कि मिले, लगातार हुंकार आपके लोग भर रहे हैं और शाहजहां क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े, क्योंकि अगर हम देखते हैं संसद में या विधानसभा में आज युवा कौन है? नेता का लड़का युवा मतलब अखिलेश यादव, युवा मतलब तेजस्वी यादव, युवा मतलब तेज प्रताप यादव, युवा मतलब चिराग पासवान, युवा मतलब दुष्यंत चौटाला, युवा मतलब जो राजनेता का लड़का है वो युवा है। देश में 12% अगर सांसद में लोकसभा में अगर सांसद हैं तो अगर 98% देख लीजिए, उस 12% में देख लीजिए तो सारे वो सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। क्या आपकी पार्टी, एक तरफ आप लोकप्रिय हैं, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, सारे जातियों में आपने काम भी किया है जब आप जिला पंचायत सदस्य रहे, आपकी पार्टी क्या युवा ओम प्रकाश चौरसिया को टिकट देगी? निश्चित रूप से माननीय बहन जी पर मुझे विश्वास है और आशा भी मैं करता हूं कि, और जो हमारे बड़े नेता हैं लोग हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में हूं और सबका आश्वासन भी है, निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना क्षेत्र की तरफ से तो लगातार आवाज़ उठ रही है शाहजहां विधानसभा 324 से कि वाकई अगर किसी व्यक्ति ने बाढ़ की विभीषिका हो, कोविड का दौर हो, अगर कार्य किया है, जनता में पकड़ है, नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक, तो वो ओम प्रकाश चौरसिया हैं। ओम प्रकाश जी, हम उत्कर्ष पत्रिका पे ये सवाल पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं कि जब आप कहीं से भी टिकट मिले, जब आप विधायक चुन लिए जाएंगे अपने क्षेत्र से, तो वो 3 काम बताएं। आपकी पार्टी और भी काम करेगी, आप भी और भी काम करेंगे जो आप अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। अभी भैया मैंने अभी एक बात आपसे पहले भी बोला, मैं SSS पे ही काम करूंगा। SSS मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उसके बाद रोजगार।
ये 4 मेरी मूलभूत वो हैं जिस विजन को मैं लेके आगे बढ़ूंगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर हमारी बसपा की सरकार बनी तो मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पूर्वांचल में ऐसा कोई गली नहीं रहेगा जहां विकास नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस समय गोरखपुर में जो आज सब लोग हमारे भाई बंधु व्यापारी सब लोग परेशान हैं, अगर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो पूरा जल भराव हो जाता है। उस पर हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि उसको किसी भी तरीके से ऐसा कर दिया जाए कि कितनी भी बारिश हो, जल अपने आप अपने गंतव्य स्थान पर चला जाए। बाढ़ आई 98 के बाद, ये जो बाढ़ आई ज़बरदस्त आई, आधा फुट बचा था, अगर वो पार कर जाता तो शायद 98 की स्थिति आ जाती। इस बाढ़ में भी काफ़ी कमियां गिनाई, पूर्ववर्ती सरकारों की भी गिनाई और वर्तमान की तो जो गिनाई वो गिनाई ही। कोविड के दौर में भी कोविड ने काफ़ी विभीषिका मचाई, काफ़ी हमारे देश को या पूरे विश्व को इसका मतलब कि हानि पहुंची, काफ़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को गंवाया है। इसमें भी पोल खुला कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, सारी चीज़ें आई। आपकी भी सरकार थी 98 के बाद, 7 में आप भी आए, 7 से 12 तक रहे। आपने बाढ़ को लेकर 98 में आपने देखा था किस तरह से विभीषिका मची थी, बंधे के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? भैया जितना जो भी काम हुआ वो बसपा सरकार में ही बंदे पे हुआ है। उसके बाद से न ही सपा की गवर्नमेंट ने कोई काम किया, न भाजपा की गवर्नमेंट ने कोई काम किया। हम लोग चूँकि देखिए बहन जी तक अपनी बात, चूँकि देखिए बहन जी हम लोगों की बात बहुत अक्षर से सुनती, उस पर पालन करती, और जो भी विकास हुआ उस टाइम सिर्फ बसपा का हुआ। उसके बाद से आप देख लीजिए कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौरसिया जी जो कि लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच अपनी पहुंच बना रहे हैं, चाहे वो युवा हो, किसी भी वर्ग का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या फिर किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, लगातार ज़बरदस्त पकड़ है शाहजहां क्षेत्र में। बसपा अगर टिकट देती है तो युवाओं के बीच काफ़ी उत्साह है कि ओम प्रकाश चौरसिया जी को टिकट मिले। हमने सारे प्रश्नों का जवाब हमने प्रश्न किया और ओम प्रकाश चौरसिया जी लगातार हमारे प्रश्नों का जवाब देते रहे, कहीं भी घुमाते हुए नज़र नहीं आए। और इनका वो फार्मूला SSS इन्होंने बताया है इंटरव्यू में कि SSS पे ये काम करेंगे। और जब ये चुन लिए जाएंगे, जहाँ से भी इनकी पार्टी इनको टिकट देती है, तो इन्होंने बताया उनकी पार्टी और भी काम करेगी, लेकिन ये SSS के तहत काम करेंगे। तमाम वो प्रश्न थे जिस पर हमने जवाब लिया। कैमरा संभाल रहे सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।